स्वर्गीय प्रोफेसर कमल दीक्षित जी की श्रद्धांजलि सभा में, जहां पर इस वक्त कार्यक्रम जारी है। कई मोड़ों पे है ठहरा भी हो, गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हाँ मगर लगता नहीं अपना भी हो। ये सवाल हमारे ऊपर है, अपना क्यों नहीं लगता? क्यों? इसलिए नहीं लगता कि हमने समाज के लिए सोचना छोड़कर अपने हितों पर छोड़ना जरूरी, हमने सोचना शुरू कर दिया है। अब हम इस बात की चिंता करते हैं कि हम इस नौकरी में जाएंगे तो कुर्सी कितनी बड़ी होगी, कैबिन कितना बड़ा होगा, पैकेज कितना बड़ा होगा, सुविधाएं क्या मिलेंगी, गाड़ी कौन सी मिलेगी, बड़ी गाड़ी होगी, छोटी गाड़ी होगी, और जिस पद पर पहुंच जाते हैं उससे अगले पद की चाह हमको पहले से शुरू हो जाती है। तो ऐसे में समाज के लिए जो चीजें हैं वो काफी हद तक हाशिए पर चली जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। एक कारण और भी हमने हाल के वर्षों में देखा है कि एक वर्टिकल डिवीजन, जिसको कहते हैं कि बंटवारा, पत्रकारिता के बीच में आ गया है। कुछ सामाजिक सोच के चलते समाज में भी देखिए नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, हमारी सियासत में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गिरावट आई है। अब कुछ कोशिशें हो रही हैं और हम जब भारत की प्रगति को देखते हैं तो लगता है कि ये कोशिशें कामयाब भी हो रही हैं और हम एक समृद्ध भारत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन समृद्ध भारत दौलत से नहीं बनता, समृद्ध भारत हमारी विदेशी मुद्रा के भंडार से नहीं बनता, समृद्ध भारत हमारे कोई जो आकलन होता है जीडीपी से नहीं बनता। समृद्ध भारत उससे बनता है कि जो हमारी नई पीढ़ी, समाज, समूचा समाज किस तरह से अपना मानसिक स्तर ऊंचे उठाता है। और ये गिरावट पर घर घर में है गिरावट। पत्रकारों पर सवाल उठते हैं, हम पर सवाल उठते हैं, हम मानते हैं, लेकिन हम पत्रकार आते कहां से हैं, हमारे बच्चे आते कहां से हैं? उसी समाज से तो आते हैं जिस समाज से एक आईएएस निकलता है, उसी समाज से आते हैं जिससे एक आईपीएस निकलता है, जिससे एक विधायक निकलता है, जिससे एक सांसद निकलता है, जिससे एक डॉक्टर निकलता है। तो अगर हम एक डॉक्टरी के पेशे में, अगर हम राजनीति के पेशे में, हम एक बैंकिंग के पेशे में या अन्य पेशों में, शिक्षा के पेशे में अगर हम ये देख रहे हैं कि उनमें गिरावट आई है, तो उसका असर पत्रकारिता भी तो पड़ेगा। हम भी उसी समाज के अंग हैं। हम गमज़दा हैं, लाए कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। तो ये बात है, और अब अच्छी बात है कि दीक्षित जी के बहाने हम इस प्रसंग के जरिए इस बात की कोशिश करने जा रहे हैं। और हमारी मैं देखिए, मैं तो लगातार पिछले 25 वर्षों से मैं कुछ ऐसा था कि ठीक है, मूल्यानुगत मीडिया के साथ भी रहा और दूर रहने के कारण नहीं भी रहा, अभी भी दिल्ली में हूं, लेकिन जो मुझे अवसर मिलता है तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जहां भी जाता हूं, पत्रकारिता के नए छात्रों के लिए उन सरोकारों पर जरूर उनका ध्यान आकर्षित करता हूं, उन मूल्यों की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं और समाधान तक। आज की पत्रकारिता में जो जल्दबाजी है उसमें क्या होता है कि फॉलोअप, जिसको हम एक शब्द कहते हैं, वो एक समाधान की ओर ले जाता है, वो प्रक्रिया भी समाप्त हो गई है। हम एक बार खबर उठा देते हैं, लोग आगे उसका क्या होता है भूल जाते हैं। ये ठीक है नहीं, और अगर ये ठीक नहीं है तो हमें उसको दूर करना है। मैं तो अपने स्तर पर इस अनुष्ठान में लगा हुआ हूं, आप सब लोग इस अनुष्ठान में सहयोग मिलेगा। इस तरह से ये दीक्षित जी का सपना जरूर साकार होगा। दीक्षित जी आने वाले दिनों में हमारे लिए वर्षों तक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। मैं ये कह सकता हूं क्योंकि मैं अपने भीतर हमेशा उनको धड़कता हुआ महसूस करता हूं। आपने मुझे याद किया, बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी के नाम पर। तो जहां भी बुलाएंगे मैं आऊंगा और जो भी मुझसे बन सकेगा मैं करूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई सबका, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने दीक्षित जी के साथ के अनुभव भी सुनाए, और जो विषय है समाधान परक मीडिया से समृद्ध भारत की ओर, उस पर भी आपने बहुत सुंदर रीति से प्रकाश डाला। अभी हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी भोपाल जोन की क्षेत्रीय प्रमुख और ब्रह्मा कुमारी का जो प्रशासक वर्ग है उसकी राष्ट्रीय संयोजिका, और ब्रह्मा कुमारी भोपाल जोन के जो भी सेवा केंद्र हैं उनको गाइडेंस देने वाली, सैकड़ों सेवा केंद्र और हजारों ब्रह्मा कुमारी बहनों को अपने गाइडेंस के द्वारा चलाने वाली, अपनी लीडरशिप के द्वारा चलाने वाली, ऐसी विशेषताओं से संपन्न, बाल काल से ही इस राजयोग का अभ्यास करने वाली कुशल वक्ता आदरणीय राजयोगिनी अवधेश दीदी जी से मैं सम्मान सहित अनुरोध करता हूं कि आप भी इस मौके पर अपने आशीर्वचन स्वरूप प्रेरणादायी वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय बहन जी। ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन अपने आप में एक विशेष दिन है कि भाग्य विधाता भगवान की एक स्पष्ट सुंदर रचना आदरणीय भ्राता श्री कमल दीक्षित जी के नाम से इतना विशाल समारोह श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, की विशेषताओं को जानने का, समझने का, समझाने का ये शुभ अवसर आया है। मैं तो यही कहूंगी कि आप सभी के खाते झीलों की नगरी, भारत का हृदय स्थल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो विशाल राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, अपने आप में अद्वितीय है। आप विशेष में वो विशेष आत्माएं हैं जिसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आकाश में तारे बहुत हैं पर ध्रुव तारा नहीं। संसार को चलाने वाले बिंग बहुत है पर मीडिया बिंग है विशेष। क्योंकि आज उस बिंग का उद्घाटन होने जा रहा है जो मध्य प्रदेश भारत के हृदय स्थल सारे विश्व में प्रसारित होगा। वो कौन कर सकता है? मात्र मीडिया का नाम ही है मीडिया, भगवान के बीच में मीडिया, इसलिए ब्रह्मा के पुत्र नारद राइट है, विशेष में है ना। तो आज एक ऐसे प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने जा रहे हैं कि आजादी के महोत्सव से आओ चले स्वर्णिम भारत की ओर। तो आप सब तैयार है? कौन कौन तैयार है? तैयार है? जो हाथ नहीं उठाएंगे लगेगा तैयार नहीं। तैयार है? बोलिए तैयार है, तैयार है, तैयार। तो क्या करना पड़ेगा? जो बदलाव हम संसार में देखना चाहते हैं, उस बदलाव की शुरुआत हमें अपने से, आज से, अभी से करनी पड़ेगी। हम किसी भी बात को, चाहे वो बात कैसी भी क्यों ना हो, समाधान परक की जो बात हो रही है, हम किसी और से ना पूछें, हम अपने आप से पूछें कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है। जब समाधान स्वरूप अपने माइंड को बनाएंगे तो आप सभी बहुत एजुकेटेड संसार का दिग्दर्शन करने वाले विशेष में विशेष जुड़े हुए बैठे हैं, वरिष्ठ अधिकारी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, सदा सहयोगी मीडिया से भरा हुआ ये सभागृह है। प्यारे भाइयों बहनों, सारे कार्य
कार्य जो होते हैं वो सोच से, वो संकल्प से होते हैं। और आप सभी जानते हैं जो हम सोच लेते हैं वो हो ही जाता है। अगर हमारी सोच में दृढ़ता है तो सफलता हमारे गले का हार बन जाता है। तो आज के दिन से अपने सोच को पावरफुल बनाए, दृढ़ बनाए और सफलता का लक्ष्य लेकर के चलें। मीडिया के मुख से जब मुझे ये सुनने को मिलता है कि आपको विश्वास है कि आप स्वर्णिम भारत बना लेंगे, तो मुझे अकेले बनाना है क्या? एक व्यक्ति से बन सकता है कैसे कि व्यक्ति विश्व की इकाई है और व्यक्ति का परिवर्तन माना संसार का परिवर्तन। तो शुरुआत अपने आप से करें और हर कोई करे, तो क्यों नहीं बन सकता है? केवल हम ही करें और आप देखते रहे सुनते रहे तो कभी संसार परिवर्तित नहीं हो सकता। स्व परिवर्तन तो विश्व परिवर्तन। तो विश्व परिवर्तन यदि हमें करना है तो मुझे अपने आप का परिवर्तन करना ही होगा। प्यारे भाई और बहनों, हम सब कहाँ बैठे हैं? हम सब कहाँ बैठे हैं? विज्ञान की ओर में। और आज के इस विज्ञान के मुख से असंभव शब्द नहीं निकलता। हर असंभव को संभव करके दिखाया है ना। जिसको आप असंभव कहते हैं, इम्पॉसिबल कहते हैं, पॉसिबल हुआ। पर कैसे हुआ? अगर इम्पॉसिबल शब्द को इम्पॉसिबल ही लेके चलेंगे तो इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल की डेफिनेशन क्या है? हर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, संसार में क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन अटकाने, भटकाने, लटकाने, मटकाने, चटकाने के लिए नहीं आता है। क्वेश्चन किसके लिए आता है? इसका आंसर दीजिए। आपका एग्जामिनेशन है, आपका प्रमोशन है। बिना एग्जामिनेशन के कोई प्रमोशन हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन को समस्या मत समझिए, क्वेश्चन को क्या समझिए? ये अवसर है आगे बढ़ने का, प्रमोशन का। और क्वेश्चन होना अनिवार्य है। बिना क्वेश्चन के तो आंसर नहीं आ सकता। तो आज सभी के सामने मैं एक क्वेश्चन रख रही हूँ। उस क्वेश्चन का यदि आप सभी हल करेंगे और करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि हमारा स्वर्णिम भारत आया कि आया। हजारों मील हम रास्ता तय कर सकते हैं, और कब? हिम्मत की एक कदम। जब तक हिम्मत का एक कदम हम नहीं उठाएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो हिम्मत का कदम वो उठाना होगा। आज हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। धन है, साधन है, पद है, पोजीशन है, एजुकेशन है, जनरेशन है, सब है ना। लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं है? करेक्टरनेस, करेक्टर नहीं। जिसको हम निश्चित रूप से कहते हैं कि हमारे देश का, जो भारत का विश्व गुरु था, वो भारत का विश्व गुरु एक पॉइंट पर था। उसका फाउंडेशन है चरित्र। चरित्र माना हमारे चलने में इतनी खुशबू आई। चरित्र नहीं तो खुशबू नहीं। माना किसी प्रकार से फाउंडेशन वीक है तो हम इमारत बना ही नहीं सकते। और बनाने की अगर हम कल्पना करेंगे भी, थोड़ा सा भी आंधी तूफान आ जाएगा, वो फाउंडेशन से बह जाएगा। तो चरित्र क्या है? स्वर्णिम भारत की चरित्र। इसलिए एक छोटी सी कहावत अंग्रेजी में है, फॉर द वांट ऑफ ए नेम ए हॉर्स बार द हॉर्स, फॉर द वांट ऑफ ए हॉर्स ए राइडर वर बी लॉस्ट,
एक नाल की कील निकल जाने से क्या हुआ? सिपाही गए, सेना गई, सारा देश गया। एक छोटी सी कील निकल जाने से। तो चरित्र कितनी बड़ी ताकत है। कितना बड़ा सब पूछते हैं। चरित्र, आज कन्या की पूजा है, उसकी पवित्रता के आधार पर, उसके चरित्र के आधार पर। साधु संतों की पूजा है, चरित्र के आधार पर। देवी देवताओं की पूजा है, और चरित्र को हम एकदम साइड कर देते हैं। ये कलयुगी रीत है, क्योंकि कलयुग चरित्र के आधार पर नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार के आधार पर चलेगा, अपराध के आधार पर चलेगा, बेईमानी के आधार पर चलेगा, किसी प्रकार के मिसगाइड करने के आधार पर चलेगा। हमें कलयुग को समाप्त करना है और सत्य का शुभारंभ करना है। तो हमें क्या फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? मुझे चरित्रवान बनना है, और स्वर्णिम भारत बनाने के लिए अपने चरित्र को उज्ज्वल बनाना है। कोई करे ना करे, ये कर्म तो मेरा है ना, मुझे अपने आप को आगे रखना है, मुझे साइड नहीं देखना, फलाना ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा। ऐसे दूसरों को देखने वाले कभी अपने आप को बना नहीं सकते। इसलिए मैं ये कहूंगी कि समुद्र को देखने से कभी आप समुद्र पार नहीं कर सकते। उसके लिए तो पानी में उतरना होगा और तैरना सीखना होगा। मीडिया नंबर 1 आज से काम करेगा, कॉन्फ्रेंस कर ली, कॉन्शन बहन जी, फिर कब करेंगी कॉन्फ्रेंस, फिर कब बुलाएंगे आप? इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करती। तैरना सीखने के लिए आपको 1 घंटे का समय ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर निकालना होगा। ये छोटी छोटी कन्याएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, आखिर है तो है क्या ज्ञान इनके पास? देखिए, आइए, समझिए, पहचानिए और अपने अनुभव के प्रमाण से दूसरों को बताइए। तो मैं गारंटी करती हूँ 1 साल में आ जाएगा सब कुछ। चैलेंज है। अगर भोपाल का मीडिया तैयार हो जाए तो भोपाल तो 1 साल में आ ही जाए। और जब भोपाल ऐसा भोपाल है कि पूरे विश्व को हिला देगा। भारत का हृदय स्थल है ना भाई, हृदय हिल गया, सब कुछ हिल गया। तो बोलो तैयार है? भोपाल नंबर 1, स्वर्णिम भारत में भोपाल नंबर 1 तैयार है? बोलिए तैयार है, तैयार है, तैयार है। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं, ढेर सारा आशीर्वाद है कि भोपाल का मीडिया नंबर 1 बने, भोपाल नंबर 1 बने और स्वर्णिम भारत को लाने में भी नंबर 1। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सॉरी, मेरे को जाना है, आज संडे के दिन 4-5 प्रोग्राम है, तो इसलिए ओम शांति। बहनों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन का स्टैंड सामने रखवा दें। आदरणीय बहन जी के सामने ही दीप प्रज्वलन हो जाएगा। बुक की लॉन्चिंग भी कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। बड़ी बहन जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में भोपाल के लिए भी, भोपाल मीडिया के लिए भी आशीर्वाद दिया और स्वर्णिम भारत लाने के भी युक्ति बताई है। और अभी बहुत सुंदर मूल्यानुगत मीडिया जो आदरणीय दीक्षित जी ने शुरू की थी और हमारे आदरणीय संजय द्विवेदी जी भाई साहब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुंदर कलरफुल ये पत्रिका है और मूल्यों के खजाने से संपन्न ऐसी सुंदर ये पुस्तक है। इसकी लॉन्चिंग यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से हो रही है। मंच
दीक्षित जी ने ये पत्रिका शुरू की थी और अभी फिर से ये नए कलेवर के साथ ये आदरणीय संजय द्विवेदी जी भाई साहब ने बीड़ा उठाया है और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत हो रही है और मीडिया कर्मियों के लिए एक वरदान साबित होगी। और इसकी सुंदर लॉन्चिंग यहाँ पर भोपाल वासियों के भोपाल मीडिया के मध्य हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी दीप प्रज्वलन के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर समाधानपरक मीडिया अभियान की लॉन्चिंग यहाँ पर होगी। बहुत ही सुंदर शिव बाबा के झंडे भी दे दिए जाए बहनों को। भारत देश की शान तिरंगा सर फहराकर भारत की आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब अपने गीतों नाट्यों का जोर लगाकर अपनी भारत की संस्कृति को मीडिया के माध्यम से व्यक्त करने की यहाँ पर प्रतिज्ञा लेते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। पीछे आ जाइए सर। समाधान परक मीडिया से समृद्ध भारत की ओर अभियान की लॉन्चिंग मध्य प्रदेश के लिए आज यहाँ पर की जा रही है और इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस तहसील प्लेस में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लक्ष्य रहेगा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अभियान के अंतर्गत हर तहसील एवं जिला स्तर को कवर करके और मीडिया के अंदर मूल्यों की बात स्थापित करने में हम सफल हो पाएंगे। और हम अब विधिवत तरीके से दीप प्रज्वलन करके इस अभियान की लॉन्चिंग करेंगे यहाँ पर। और 3 जगह पे स्टैंड है हमारे अतिथिगण यहाँ पर पहुंचेंगे।
बहुत ही सुंदर रीति से दीप प्रज्वलन के द्वारा अभियान का यहाँ पर उद्घाटन हुआ, लॉन्चिंग हुई। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं, कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। हमारे बीच में आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी सम्मान सहित अपना मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। और बहनों से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय भाई साहब का तिलक एवं गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। समाधान परक मीडिया से समृद्ध भारत की ओर और साथ में आदरणीय कमल दीक्षित जी का प्रथम पुण्य स्मृति दिवस, और ऐसे अवसर पर पिछले महीने दिल्ली में समाधान परक मीडिया अभियान का उद्घाटन आदरणीय संजय द्विवेदी जी भाई साहब के कर कमलों द्वारा ही दिल्ली में हुआ था, और मध्य प्रदेश के लिए लॉन्चिंग के अवसर पर आप यहाँ पर हैं। हमारा परम सौभाग्य है। आप IIMC भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक पद पर हैं इस समय, और मूल्यांकन मीडिया अभिक्रम समिति के अध्यक्ष हैं। तो हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय संजय द्विवेदी जी भाई साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर और साथ में कमल दीक्षित जी के साथ में बिताए हुए पलों के बारे में भी आप अपना अनुभव शेयर करेंगे। आदरणीय भाई आज की इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभा के माननीय अध्यक्ष, स्वदेश समाचार पत्र समूह के प्रधान संपादक, हम सबके मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, आदरणीय राजेश बादल जी, आदरणीय भाई वीके सुशांत जी, राष्ट्रीय संयोजक मीडिया प्रभाग ब्रह्म कुमारी जी, पुष्पेंद्र जी, श्री राजेश राजौरी जी, देशोन्नति के संपादक, मेरी बड़ी बहन आदरणीय राखी तिवारी जी, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, और हम सबको यहाँ जुटाने वाली रीना दीदी, मेरे मित्र सोमनाथ जी, वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू जी, विजया पाठक जी, अजय त्रिपाठी जी, उनकी श्रीमती जी, गीत भाई, अजीत द्विवेदी जी, विनय द्विवेदी जी, गणेश मालवी, राधेश्याम अग्रवाल जी, विजय गोंदलिया जी, अनिल सौमित्र जी, डॉक्टर अनु श्रीवास्तव जी, उनके पतिदेव डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव जी, आप सब जो इस सभा गृह में उपस्थित हैं, मैं सभी का नाम ले सकता हूँ, अक्षर जी भी आ रहे हैं। घर में होने का यही सुख है कि आप सबको जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। आप सबके आशीर्वाद प्रताप से सुरेश जी भी आ गए हैं, अभी देखा मैंने उनको। ये कार्यक्रम हो रहा है और पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि के मौके पर भोपाल में कार्यक्रम हो, ऐसा विचार हुआ था। एक वर्ष उनके बिना गुजारना उनके विद्यार्थियों के लिए, उनके साथियों के लिए कितना कठिन है, इस बात को हम समझ सकते हैं। सर का जो व्यक्तित्व था कि आप उनसे कुछ भी कह सकते थे और वो हर चीज की जो भी आपकी समस्या होती थी उसका वो उपयुक्त समाधान देते थे। हम उनके विद्यार्थी भी रहे और बाद में उन्होंने अपने मित्र जैसा हमारे साथ भाव रखा। अपनी यायावरी के बावजूद जब वो भोपाल में होते थे तो बुला के
मिलते थे और बहुत सारी बातें बताते थे। उनका एक सपना था सुंदर मीडिया बनाने का, मूल्यनिष्ठ मीडिया बनाने का, और इसलिए उन्होंने अपने आयु के उस वक्त जब लोग डॉक्टरों की सलाह लेते हैं और घर में विश्राम करते हैं, तब उन्होंने मूल्यानुगत मीडिया विक्रम समिति की स्थापना की और सतत प्रवास किए देश भर में। छोटे छोटे स्थानों पर गए, तहसीलों में गए, जिला केंद्रों पे गए। कुछ कार्यक्रमों में उनके नाते मुझे जाना पड़ा। ऐसे स्थानों पर जहां मैं कभी जीवन में नहीं गया, वहां भी वो ले गए। माउंट आबू तो लोग जाना चाहते हैं, पर बहुत सारी ऐसी जगह जहां लोग नहीं जाना चाहते, पर सर के नाते जाना पड़ता था। और वहां वो पत्रकारों से मिलते थे और लोगों को बड़ी उम्मीद से देखते। उनको लगता था कि नीचे से चीजें बदलनी चाहिए, और ग्रामीण पत्रकारिता पर उनका बड़ा फोकस रहता था। ग्रामीण पत्रकारों की कार्यशालाएं जब वो माखनलाल विश्वविद्यालय में थे तब भी किया करते, और उनको लगता था कि ग्रामीण पत्रकारिता और आंचलिक पत्रकारिता में अगर सुधार आएगा तो वहां से नई अच्छी खबरें आएंगी और एक बदलते हुए भारत का जो अक्स है वो दुनिया को पता चलेगा। आज उनकी उपस्थिति में उन्होंने जाते जाते मेरे कंधे पर बहुत भार दे दिया। वो जिस मूल्यानुगत मीडिया विक्रम समिति के संस्थापक रहे, अध्यक्ष रहे, उसका इस समय अध्यक्ष में हूं। आप सोचिए कि कहां से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते। मतलब जिस काम को दीक्षित सर करते थे, जिस काम केंद्रीय सिंह साहब ने किया, उस काम को मेरे जैसा व्यक्ति करेगा ये संभव नहीं है। पर क्योंकि प्रेरणाएं जो होती हैं, उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ, इसलिए हम उसे कर रहे हैं। मैं जब 2009 में भोपाल आया रायपुर से, तो सर ने काफी दबाव बनाया और कहा कि संगठन से जुड़ना चाहिए, और हम सब लोग जुड़े, उनके साथ काम करना प्रारंभ किया। उनकी पावन स्मृति को नमन करता हूं, और उन्होंने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने की तरफ थोड़ी बहुत हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। अभी हम लोगों ने एक नया संकल्प लिया है समाधान मूलक पत्रकारिता का। ये मूल्यनिष्ठ मीडिया से आगे की चीज है कि पत्रकारिता सिर्फ सवाल खड़े न करे, बल्कि अपने समय के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी खोजे। ये बात कही जाती है कि हमारा काम सवाल करना है और हमारा काम सवाल पूछना है। सही बात है। प्रश्नाकुलता से ही पत्रकारिता का जन्म हुआ। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप पत्रकारिता में क्यों हैं, ये भी लोग पूछ सकते हैं। मूल काम हमारा सवाल पूछना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और इतनी ताकतवर महिला शक्ति के रूप में आदरणीय विजय दीदी ने सवाल पूछ पूछ करके पत्रकारिता को ताकत दी है। मैं उनके सामने ये नहीं कह सकता कि सिर्फ समाधान की बात होनी चाहिए, पर समाधान की तरफ भी सोचना चाहिए, समाधान के बारे में बात होनी चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता हवा में नहीं होती। पत्रकारिता, साहित्य, कला, प्रदर्शन कलाएं, जितनी हमारी प्रदर्शन कलाएं हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, मतलब जितनी विधाएं हैं व्यक्त करने की अपने आप को, उन सब विधाओं का उद्देश्य क्या है? साहित्य का उद्देश्य क्या है? कला का उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य लोक मंगल, लोगों का कल्याण करना। नहीं, पत्रकारिता की आवश्यकता क्या है? साहित्य की आवश्यकता क्या है? प्रदर्शन कलाओं की आवश्यकता क्या है? ये कलाएं जो हैं आपको थोड़ा ज्यादा मनुष्य बनाती हैं। दिल्ली शहर में गाली लिखते हैं, यूं तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। आदमी तो पहले ही हो जाता, आप पैदा हुए आप आदमी हैं, पर इंसान बनने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इंसान बनने के लिए, मनुष्य बनने के लिए आपको थोड़ा तप करना पड़ता है। आप मनुष्य ऐसे नहीं बन सकते दो हाथ दो पैरों से आप आ गए धरती पे, आप मनुष्य नहीं, आप आदम जात हैं, एक इंसान की औलाद हैं। आपको इंसान की औलाद बनना है, आपको इंसान बनना पड़ेगा। और जो इंसानियत है ये कहां से आएगी, ये कैसे आती है? इंसानियत जो है, इंसानियत का मतलब है आदमी की जिंदगी में मूल्यों आना, वैल्यूज आना, और वो सबसे पहली मां आपको सिखाती है। परिवार से, आपके परिवार से सबसे पहले आपको मूल्य मिलने प्रारंभ होते हैं। रिश्तों की आप पहचान करते हैं, अच्छे गुणों की आप पहचान करते हैं। उसके पश्चात आप जो है
विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय से भी आप संस्कार सीखते हैं, विद्यालय भी संस्कारशाला कहे गए। और इसके बाद जिम्मेदारी होती है सामाजिक और धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों की, जिस संगठन के हम कार्यक्रम में करते हैं। ये सब मिलकर के एक आदमी को इंसान बनाने का प्रोसेस पूरा करते हैं। और इसलिए इंसानों की इस देश को बहुत जरूरत है। जितने ज्यादा इंसान हो जाएंगे, जितने ज्यादा लोग होते जाएंगे, वो हो जाएंगे। और हमारा ऋषि इसीलिए कहता है, दुनिया की किसी संस्कृति का ऋषि इतना उदार नहीं है। ज्यादातर संस्कृतियां कहती हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, वही महान है, और आखिरी किताब लिख दी गई है, उसके बाद कोई सत्य न पैदा हो सकता है न खोजा जा सकता है। और हमारा ऋषि कहता है, अयम निजी अजयम निजा परोवेति गणना लभचे दिशाम उदार चरिता नाम तो दर्दय कुटुंब। ये हमारे ऋषि की घोषणा है कि अपना ही पराया है। ये छोटे मन के लोग ये बात करते हैं, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, उनके लिए पूरी वसुधा इस परिवार है। और आप देखिए अकबर के टाइम में फिर एक हमारे पास संत आते हैं जिनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। वो भी यही है, परहेज तरेज धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अजमाई। एक बार व्यास जी से पूछा गया कि व्यास जी महाराज, आपने 18 पुराण लिख दिए, इन 18 पुराणों में, और इसी ऊर्जा के साथ एक छोटा कुमार यहाँ पर एक भांगड़ा प्रस्तुत करना चाहता है। कुमार जिज्ञान से अनुरोध है, भांगड़े का गीत बजा दिया जाए। छोटा सा कुमार है, उसके दिल में भी सुनकर उमंग गुस्साया आ रहा है। सबके लिए विशेष सूचना है कि सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, ब्रह्म भोजन की व्यवस्था है। आप सब अभी जब भी कार्यक्रम पूरा होगा लगभग आधे घंटे के बाद, तो आप सब ब्रह्म भोजन यहाँ पर करिएगा। दीदी लोगों ने बहुत ही प्यार से आप सबके लिए ब्रह्म भोजन की व्यवस्था की हुई है। और उसके बाद में फिर एक और सेशन रहेगा छोटा सा, तो भोजन के बाद में भी थोड़ा सा आप सब समय देंगे तो अच्छा रहेगा। आप सब जो हमारे सम्मानीय अतिथि अभी नहीं जो बोल पाएंगे, वो हम सब आदरणीय दीक्षित जी के बारे में भी चर्चा करेंगे भोजन के पश्चात, क्योंकि भोजन का अपना समय है, उसमें बीच में ब्रेक देना होगा। उसके बाद हम सब पुनः बैठेंगे, लेकिन अभी ये कार्यक्रम जारी है। मैं आदरणीय हमारे मार्गदर्शक आदरणीय
सर्वप्रथम आदरणीय कमल दीक्षित जी की स्मृति को नमन करता हूँ, क्योंकि उनके साथ एक बहुत लंबा समय बिताने का अवसर मिला और बहुत सारी यादें उनके साथ में, बहुत कुछ उनके साथ सीखने का अवसर हमें मिला। उन सब की बातें मैं अभी यहाँ आकर हमने करूँगा। मंच पर राजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत राजेंद्र शर्मा जी, पत्रकारिता ही नहीं बल्कि उससे सब भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। हम सब लोग उनसे भली भांति परिचित हैं। आदरणीय बड़ी दीदी अवधेश दीदी जी अभी हमारे बीच में थी, वो किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए चली गई। हमारे वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, जर्नलिज्म सभी में उन्होंने बड़ी सतर्कता के साथ काम किया है, उनको भी हमने सुना। आदरणीय वो भी हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय राजेश बादल जी, उनका प्रेम इसने वर्षों से हमें मिलता रहा है, जो विद्यार्थी जीवन से उनका प्रेम हमें प्राप्त होता रहा है। आदरणीय राजेश बादल जी हमारे भाई और हमारे विश्वविद्यालय के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पुराने साथी और वर्तमान में भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक भाई संजय द्विवेदी जी, उनको भी अभी हमने सुना है। रीना बहन जी जो लगातार बड़े जतन से हर साल हम सबको यहाँ एकत्रित करती हैं और बहुत ही सार्थक और रचनात्मक सकारात्मक विषयों पर बात करने का एक अवसर प्रदान करती हैं और लगातार परिवर्तन में कहीं ना कहीं वो प्रयास करती रहती हैं, लगी रही हैं। तो वो भी यहाँ मंच पर उपस्थित है, उनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। हमारे और एक वरिष्ठ पत्रकार और आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन लगातार उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी कलम उनकी लगातार जारी है, लगातार उनको हम लिखते और बोलते और पढ़ते सुनते रहते हैं। आदरणीय नागर साहब जो कि बहुत ही अच्छे लेखक हैं, बहुत ही और फिल्मों में भी आजकल बहुत अच्छा वो लिख रहे हैं और सकारात्मक और ऊर्जान्वित मीडिया के साथ भी वो लगातार उनका जुड़ाव रहा है। भाई बीके सुशांत जी जो कि लगातार पूरे देश में काम करते रहे हैं और मूल्यगत मीडिया का जो एक अलग है जो आंदोलन है उसको चला रहे हैं। मंच पर ही हमारे एक और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक साथ किया, बहुत सकारात्मक सोच की हैं, पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर राखी तिवारी जी, उनको भी अभी हमने यहाँ सुना। बहुत ही वो सकारात्मक सोच रखती है और बहुत संवेदनशील शिक्षक या अध्यापिका के रूप में मैं उन्हें जानता हूँ। यहाँ पर राजेश राजौरी जी और हमारे जो ब्रह्म कुमारी इसके और जो पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ सामने भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे परिचित मित्र और जो मूल्यगत मीडिया से जुड़े हुए हैं। भाई डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव जी जो कि विश्वविद्यालय में पत्रकारिता जनसंपर्क विभाग के अध्यक्ष हैं। विजय बॉन्द्रिया जी जो कि कृषक जगत के संपादक हैं और हमारे पब्लिकेशन सोसाइटी के भी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। भाई अजय त्रिपाठी जी और मिसेस त्रिपाठी भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी लंबे समय से इसके साथ जुड़ी रही हैं। उधर विजय भाभी बैठी हुई हैं, उनको भी लगातार हम पढ़ते रहते हैं। बहुत ही बेबाक टिप्पणियाँ उनकी पत्रकारिता में होती हैं। अनिल भाई और विनय भाई जी सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। भाई दिनेश शुक्ला जी जो कि हमारे युवा साथी हैं और बहुत अच्छे पत्रकार लगातार लिखते हैं। LNCT विश्वविद्यालय में पत्रकार विभाग के अध्यक्ष अनुज श्रीवास्तव जी भी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। अजीत त्रिवेदी जी दिखाई दे रहे हैं। भाई अक्षय शर्मा जी हमारे स्वदेश के संपादक हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और इन सबसे अलग आज सौभाग्य का अवसर है कि भाई गीत दीक्षित जी भी यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि कमल दीक्षित जी की स्मृति में हम यहाँ आज एकत्रित हुए और बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। अनिल सौमित्र जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ पर मौजूद हैं। कमल दीक्षित जी के बारे में अगर बात शुरू करूँ तो कमल दीक्षित जी, क्योंकि मैं जब माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में मैंने शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया तो उस समय से तो लगातार उनके साथ मेरा संपर्क रहा और उनकी सेवानिवृत्ति और उसके बाद भी उनसे संपर्क बना रहा। लेकिन उससे परिचय मेरा विश्वविद्यालय में आने से पहले से था। जब मैं सागर विश्वविद्यालय में अध्यापक था तब से हम लोगों ने कुछ साइंस राइटिंग की वर्कशॉप और बहुत सारे
आंचलिक पत्रकारों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन होता था, तो उसमें हम लोग साथ में रहते थे। और निश्चित रूप से उनके बहुत सारे परिचय, बहुत सारे पक्ष यहाँ सामने आए, लेकिन एक बड़ा जो उनका एक जुनून था, वो जुनून ये था कि उन्हें लगातार ये कमी महसूस होती थी कि जो तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर जो काम करने वाले पत्रकार हैं उनको प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि उनको प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते, वो महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से उनके लेखन में, उनके कौशल में, उनकी समझ में, उनकी संवेदनशीलता में कहीं ना कहीं हमें अंतर दिखाई देता है। वो समाज के लिए और बेहतर उपयोगी पत्रकारिता कर सकते हैं, इसलिए उनको प्रशिक्षण, उनका एक ओरिएंटेशन, अभिमुखीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद अकेले मात्र व्यक्ति कमल दीक्षित जी थे जिन्होंने आंचलिक पत्रकारों के प्रशिक्षण को एक आंदोलन के रूप में उन्होंने चलाया, और उन्होंने सैकड़ों कार्यशालाएं, मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश से बाहर भी अलग अलग राज्यों में उन्होंने की। हमारे मेहता आलम जी यहाँ बैठे हुए, वो भी उनसे काफी जुड़े हुए थे, जानते हैं उन बातों को। तो वो एक जुनून जो था, उसने पूरे जो आंचलिक क्षेत्र के जो पत्रकार थे उनको प्रशिक्षित कर उनको संवेदनशील बनाने का काम उन्होंने किया, उनको अवसर उपलब्ध कराया कि वो अगर प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पाए कहीं तो वो बेहतर ढंग से, और उन्होंने एक महीने की कार्यशालाएं, 15 दिन की कार्यशालाएं, 1 सप्ताह की कार्यशालाएं उन पत्रकारों के लिए आयोजित की, और वो आखिरी समय तक इस काम में वो लगातार संलग्न रहे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम था जो उन्होंने किया। एक सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखने वाले कमल दीक्षित जी, उनको मैंने एक पत्रकार के रूप में काम करते हुए देखा। कुछ राजेश बादल जी यहाँ बता रहे थे कि नवभारत में और राजस्थान पत्रिका में उन्होंने जिस ढंग से काम किया, उनकी अपनी एक अलग पहचान थी, और बहुत ही युवाओं को अवसर देना और नए नए विषयों पर रिपोर्टिंग कराना, नए नए विषयों पर लोगों से लिखवाना, इस पर लगातार उनका काम होता था। लगातार वो इस बात का ध्यान रखते थे। और आज भी कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार, मुझे हाल ही में कुछ समय पहले क्रांति चतुर्वेदी जो कि नवभारत के संपादक हैं इंदौर में, वो मिल गए। उन्होंने भी अपने बहुत सारे संस्मरण सुनाए कि वो किस तरह से वो उस दौर में जब कमल दीक्षित जी वहाँ संपादक थे नवभारत के, तो किस तरह से उन्होंने युवा क्रांति चतुर्वेदी को एक तरह से गढ़ने का काम किया, नए नए विषयों पर लिखवाने का काम किया, और वो उन्होंने स्वीकार किया कि शायद उन्हीं की जो सीख थी कि आज वो जल संरक्षण के लिए, पानी के लिए क्रांति चतुर्वेदी जी बहुत काम कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को अवसर देने का काम उन्होंने पत्रकारिता के दौरान किया, नए नए विषयों पर लिखने का काम किया। तो एक पत्रकार के रूप में उनकी एक पहचान थी। मैं उन्हें 3 अलग अलग रूपों में देखता हूँ, और एक किसी भी व्यक्तित्व के लिए बहुत मुश्किल ये काम होता है कि वो 3 अलग अलग रूपों में हमें दिखाई दे, और तीनों रूपों में वो सर्वश्रेष्ठ रूप में हमें दिखाई दे। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने बेहतर काम किया। जब उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में अपना काम प्रारंभ किया, तो एक शिक्षक के रूप में जो उनकी भूमिका थी, तो एक शिक्षाविद के रूप में, शिक्षक के रूप में जो दायित्व था, थोड़ा ठीक है कि पत्रकारिता शिक्षा का दायित्व उनके ऊपर था, लेकिन पत्रकारिता करना और पत्रकारिता के शिक्षक के रूप में काम करने में थोड़ा तो अंतर एक आता ही है। तो उस युवा पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करना, उसको निखारना, और जिस मूल्यांकित मीडिया की बात आज हम कर रहे हैं और जिसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी, उसकी नींव उन्होंने ही डाली थी कि वो उस समय विद्यार्थियों को कहते थे कि मूल्यपरक जो मीडिया है वो कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह से सामाजिक सरोकार हमारे होने चाहिए, किस तरह से हमें नैतिक साहस हमारे अंदर होना चाहिए, किस तरह सत्य को उजागर करने का हमारे अंदर साहस होना चाहिए। ये सारी सीख वो जब शिक्षक थे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने लगातार विद्यार्थियों को, और शायद उनसे हमने भी बहुत कुछ उनके साथ बैठकर उनके साथ काम करते हुए हमने भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें लगता था कि शायद उनसे कभी हम अछूते थे, वो सीखने का काम, वो सीखने का अवसर भी हमें कहीं ना कहीं उनसे मिला। तो एक शिक्षक के रूप में दूसरी भूमिका उनकी मैं देखता हूँ, पत्रकार के अलावा, कि एक शिक्षाविद के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद वो अपने विश्वविद्यालय का जब उनका कार्यकाल था, उसी समय वो ब्रह्म कुमारी के जो मीडिया जो विभाग था उसके साथ वो जुड़ गए थे, और उसके साथ उन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया था। सेवानिवृत्ति के बाद फिर उन्होंने पूर्णकालिक रूप से, एक तरह से मैं देखता हूँ कि ब्रह्म कुमारी के साथ उन्होंने मीडिया विभाग को मजबूत किया, और उन्होंने मूल्यांकित मीडिया की स्थापना की। और जब मैं उनको ब्रह्म कुमारी के संगठन के साथ काम करते देखता था और मूल्यांकित मीडिया की बात करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि उनके एक संत का एक स्वरूप उनके अंदर दिखाई देता था, एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का स्वरूप उनके अंदर दिखाई देता था, और बहुत ही बेहतर ढंग से अपने उस आध्यात्मिक स्वरूप को, आध्यात्मिक व्यक्तित्व को का भी निर्वहन उन्होंने किया। और हमेशा जहां भी बैठते थे, अगर 5 मिनट की भी आपकी मुलाकात होगी, तो कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिकता की बात करते थे, मूल्यों की बात करते थे, संस्कारों की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन दर्शन
की बात वो लगातार करते थे और उन्होंने कभी भी कोई अवसर नहीं जाने दिया, कोई युवा हो, कोई बुजुर्ग हो, पत्रकार हो या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला हो, उनके अगर संपर्क में आया तो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना वो नहीं रह सका। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का कर्मवीर विद्यापीठ जो कि खंडवा में स्थापित हुआ था और खंडवा में उसकी स्थापना का उद्देश्य था कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और चूंकि खंडवा उनकी कर्म स्थली थी, कर्मवीर जो उनका अखबार था दादा वहीं से निकालते थे, तो इसलिए वो था कि एक वहां पर भी एक केंद्र विश्वविद्यालय का होना चाहिए। और स्वाभाविक है कि जब आप एक राज्य की राजधानी में आप काम करते हैं तो जिले स्तर पर जाकर काम करने की भावना लोगों के अंदर बहुत कम दिखाई देती है और लोग वहां से हटते हैं। लेकिन उन्होंने खुद अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय शरद चंद्र बिहार जो मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे, वो विश्वविद्यालय के महानिदेशक हुआ करते थे, उन्होंने उनसे खुद अनुरोध किया कि खंडवा में जो केंद्र स्थापित हो रहा है कर्मवीर विद्यापीठ, उसके प्राचार्य के रूप में जाकर मैं काम करना चाहता हूँ। और उनको लगता था कि शायद मैं वहां रहकर जो ग्रामीण पत्रकारिता है और जो ग्रामीण पत्रकारों का जो प्रशिक्षण है उसको मैं बेहतर ढंग से कर पाऊंगा। तो ये भी उनकी एक मूल्य निष्ठा का परिणाम था कि वो खंडवा कर्मवीर विद्यापीठ के प्राचार्य के रूप में उन्होंने जाना स्वीकार किया। बहुत सारे वहाँ संसाधनों का अभाव था, सुविधाओं का अभाव था और जो लोकप्रियता और जो एक काम करने के अवसर उनको यहाँ भोपाल में राजधानी में उपलब्ध थे, उन सबको उन्होंने छोड़ते हुए वहाँ जाकर काम करना पसंद किया और वहाँ लंबे समय तक वो प्राचार्य के रूप में काम करते रहे। और वहाँ भी उन्होंने ग्रामीण पत्रकारों के लिए काफी काम किया, ग्रामीण पत्रकारिता के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम तैयार किया, उनका प्रशिक्षण किया। तो इस तरह से बहुत सी भूमिकाओं में कमल दीक्षित जी को हमने देखा। उनकी हम उस भावना को, उनकी उस प्रेरणा को हम नमन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो हमको लगातार प्रेरित करते रहेंगे और उनके जो विचार, उनके जो संस्कार, उन्होंने जो मूल्य हमें दिए हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें आगे जीवन जीने का अवसर देंगे और एक बेहतर जीवन जीने का और समाज में कुछ योगदान करने का प्रेरणा हमें वो देते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जहाँ तक इस विषय की बात है कि हम समाधान परक मीडिया और जो समृद्ध भारत की बात कर रहे हैं, स्वाभाविक भारत की जो समृद्धता है वो समृद्धता हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो हम कई बार कहते हैं कि जो भारत है वो अनेकताओं में एकता का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं। हमारे यहाँ हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भाषाएं हैं, जितनी अलग अलग बोलियां हैं, जितनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, ये जितनी अलग अलग जीवन शैली अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, और यहाँ तक कि जब राज्यों की हम बात करते हैं तो अगर मध्य प्रदेश से हम सभी परिचित हैं कि मध्य प्रदेश में भी हम देखें तो यहाँ अलग अलग संस्कृति हमें दिखाई देती है। महाकौशल, चंबल, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड सभी में अलग दिखाई देता है। लेकिन हम बड़े गर्व से कहते हैं कि यही हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है, क्योंकि हम अनेकता में एकता के साथ जीते हैं। हम एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे से अच्छाइयों को लेने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को जानने का, समझने का हम अवसर तलाश करते हैं और शायद वही हमारे जीवन में एक नयापन। कल्पना कीजिए कि अगर ये विविधता न होती, अगर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में ये विविधता न होती तो एक रूपता जो होती तो वो जीवन कैसा होता। लोग कहते हैं कि एक बगीचे में जाइए, अगर सारे फूल सफेद रंग के खिले हों तो आपको बगीचा कैसा लगेगा? बगीचा तो वही अच्छा लगता है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हों, सभी तरह के, उसमें गुलाब भी हो, गेंदा भी हो, चमेली भी हो, मोगरा भी हो, तो आपको उस बगीचे का जो आनंद आता है वो जो आनंद है वो क्या आनंद आपको किसी एक रूपता में आ सकता है। तो हमारे वो जो एक रूपता को जो खत्म करने का काम हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो विविधता है वो उसको करती है, और वो जो विविधता है वही हमें आकर्षित करती है, वही हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है, वही हमें जीवन में उल्लास, हर्ष और कहीं ना कहीं हमें उत्साह जो हमारे यहाँ बनाए रखने का काम करती है। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि चलिए वहाँ झाबुआ में भगोरिया हो रहा है तो वहाँ देखकर आते हैं कैसा हो रहा है, चलिए मालवा में आज फलाना त्यौहार हो रहा है, होली का जो है उल्लास वहाँ लगी देखने को मिलता है, चलो उसको देख के आते हैं। कभी हम कहते हैं बुंदेलखंड में चलिए वहाँ के जो है लोग नृत्य हैं उनको हम देख कर आते हैं। तो ये जो उत्साह है, अगर ये सब नहीं होता, सभी जगह एक ही जैसे नृत्य होते तो जीवन कितना नीरस होता। तो हमारी भारतीय संस्कृति सदैव से समृद्ध रही और आज भी समृद्ध है, और उसकी इसी समृद्धता के कारण कई बार जो है लोगों ने कहा कि कोई तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, जो इतने हमले हुए, इतने आक्रमण हुए, इतने लोग आए, अभी लूटने की बात भी की हुई यहाँ पर कि सब कुछ किया
लेकिन उसके बाद भी कुछ कर नहीं पाए, कुछ बिगाड़ नहीं पाए, हम वहीं के वहीं हैं। तो ये जो हमारी समृद्धि है, जो हमारी ताकत है, ये जो इसको बनाए रखने के लिए मुझे लगता है कि हमने अभी खोया बहुत कुछ नहीं है। हमारी जो चिंता होनी चाहिए वो चिंता ये होनी चाहिए कि हम इसको बनाकर कैसे रखें, इसको सुरक्षित और संरक्षित जो रखने की जो चिंता है हमारी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला जो समय में जो बदलाव हमें देखना है, जिस तरह की संस्कृति, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन का, जो हम एलपीजी की बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, कि उसके बाद जिस तरह की संस्कृति का निर्माण हो रहा है, जिस तरह का दबाव संस्कृति पर बन रहा है, भारतीय संस्कृति नहीं, दुनिया के सभी देशों की संस्कृति पर वो दबाव हमें दिखाई दे रहा है। भारत ही नहीं, सिर्फ दुनिया के सभी देश उससे चिंतित हैं। कहीं ना कहीं जो एक वेस्टर्नाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, वो जो हमें दिखाई दे रहा है, उसको हमें उससे बचने की आवश्यकता। हमें आज उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए लोगों को हमें समझाने की, प्रेरित करने की और उनको सतर्क रखने की एक हमको कहीं ना कहीं चिंता करनी चाहिए कि कैसे करें। उसमें हम मीडिया की जिम्मेदारी तय कर सकते हैं या मीडिया की भूमिका हम तय कर सकते हैं। और मीडिया की भूमिका की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मीडिया की भूमिका और समाज के और दूसरे क्षेत्रों की जो भूमिका है, उससे हम बराबर उसको नहीं कर सकते, उसके इक्वल हम नहीं रख सकते हैं। क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी जब हम बात करते हैं तो मीडिया को हमेशा से कहा गया है कि हम सिर्फ सूचनाएं देने का काम नहीं करता है, हमको शिक्षित करने का काम भी करता है, हमको संस्कारित करने का काम भी करता है, हमको प्रेरित करने का काम भी करता है कहीं ना कहीं। तो उसकी उस जिम्मेदारी जो उसकी विशेष है, इसी जिम्मेदारी के लिए उसको जाना जाता है। तो हम उसको ये कहकर मुक्त नहीं कर सकते उस मीडिया को कि समाज में जब सब जगह पतन हो रहा है तो आप भी उस पतन में शामिल हो जाइए, और जब सब लोग ठीक हो जाएंगे तब फिर आपसे ठीक होने की बात हम करेंगे। ऐसा कहकर उसको मुक्त करना जो है, शायद ये मुझे लगता है कि न्याय संगत नहीं होगा। पहले तो क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लें कि जब जब समाज में गड़बड़ियां हुई हैं तो मीडिया ने ही लोगों को, हम आजादी की बात करते हैं, आजादी की बात को दूसरे ढंग से देखें, क्योंकि अभी तक जिस रूप में हम देखते हैं कि मिशन था, ये था, उसको थोड़ी देर के लिए अगर भूल भी जाएं तो हम कहें कि जब आजादी के दौरान अंग्रेजों का जब अत्याचार हो रहा था या जो विदेशी ताकतों का जो अत्याचार था, उसको लेकर लोग जागरूक नहीं थे। हमारा देश, हमारा समाज इतना शिक्षित नहीं था कि वो उनके अन्याय को, उनकी गड़बड़ियों को, उनकी गलत नीतियों को उनकी समझ पाए या जान पाए, या उनको ये तय कर पाए कि उन्होंने क्या गड़बड़ियां की है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। उनकी जो नीतियां थी वो किस तरह से भारतीय समाज के लिए नुकसानदेह थी, इसको वो शायद नहीं समझ पा रहे थे। उस समय जो हमारे मीडिया के लोग थे, जो भी हमारे जो ईमानदार लोग थे, उन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। अगर वो जागरूक न करते तो हमारी आजादी की लड़ाई, आजादी का संघर्ष तेज न होता। अगर वो उन लोगों को जागरूक न करते, अन्याय के खिलाफ उनको जागृत न करते, उनकी गलत नीतियों का पर्दाफाश न करते, तो शायद हमारी जो आजादी है हमें प्राप्त होने में और समय भी लग सकता था। इसलिए हम कह सकते हैं उन्होंने उस समय, मीडिया ही था जिसने उनको शिक्षित करने का, जागरूक करने का और संघर्ष में शामिल होने का, और मीडिया ही था जिसकी वजह से लोग अपने कामों को छोड़कर, वकीलों ने वकालत छोड़ दी और आजादी के आंदोलन में शामिल हुए, शिक्षकों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और आजादी के आंदोलन में शामिल हुए, विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो आजादी के आंदोलन में शामिल हुए। तो अगर मीडिया उनको जागरूक न करता तो ये आखिर कैसे संभव था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने अपने समाचार पत्रों, मीडिया के माध्यम से उन्हें अलग जगाया और जागरूक किया और उन्होंने ये काम किया। आजादी के बाद भी हमारी जो जिम्मेदारी थी वो विकास की थी, डेवलपमेंट की थी कि अब हम देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो हम अपने ऊपर खड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। हम सही मायने में आत्मनिर्भरता की शुरुआत तो हमारी वहीं से हो गई थी कि अब हम आत्मनिर्भर हो गए, किसी के भरोसे नहीं है। तो अब हमें डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। तो विकास की ये जो तैयारियां हो सकती थी, विकास की जो नीतियां हो सकती थी, उन नीतियों के निर्माण में, उसमें लगातार जनता को जागरूक करने का काम और मीडिया ने काम किया। गड़बड़ी कहाँ से हुई? गड़बड़ी हुई जब 1990 में पूरे देश दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, भूमंडलीकरण हुआ, और उसमें जो एक स्वतंत्र, जो हम कहते हैं खुली, जो हमारी जो आर्थिक नीतियां सामने आई, उसके बाद से हमें गड़बड़ी, क्योंकि उसके बाद से ही हमने इस पर बहस ज्यादा शुरू की। उसके बाद से हमने कहा कि सामाजिक सरोकारों की पत्रकारिता होनी चाहिए, मूल्यों की पत्रकारिता होनी चाहिए। उसके बाद तक, उससे पहले तक ये डिबेट बहुत ज्यादा नहीं थी, ये बहस बहुत ज्यादा नहीं थी, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। लेकिन शुरुआत में सामाजिक सरोकारी की बात शुरू हुई कि हमें थोड़ा सा जो मार्जिनाइज्ड हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं,
महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी बात होनी चाहिए कहीं ना कहीं वो मीडिया से धीरे धीरे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद 90 से लेकर 2000 जो 10 वर्ष थे, उन 10 वर्ष में हमें काफी देखा कि सामाजिक सरोकार धीरे धीरे मीडिया से कहीं ना कहीं कम हुए हैं, मीडिया उससे अलग हुआ है सामाजिक सरोकारों से। तो 2000 के बाद हम देखते हैं कि ये चिंता बढ़ी और लगातार इस पर बहस होना शुरू हुई, और पिछले 10 वर्षों में जो है हमने देखा कि अब सामाजिक सरोकार से एक कदम और आगे बढ़ के अब चर्चा इस पर होने लगी, मूल्य और जो हमारी परंपराएं उन पर भी कहीं ना कहीं चोट होने लगी है, और हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार भी प्रभावित होने लगे हैं। तो पिछले 10 वर्षों में हम सामाजिक सरोकारों की चिंता छोड़ बैठे, क्योंकि लगा कि वो तो हम ला नहीं पाए, लेकिन उससे और एक कदम आगे बढ़ के मीडिया ने हमारे मूल्यों और संस्कारों पर भी कहीं ना कहीं कुठाराघात करना प्रारंभ कर दिया है। तो ये चिंता हमारी बढ़ी और ये लगातार अब हमें बढ़ती जा रही, क्योंकि जैसे जैसे हम जो एक मल्टीनेशनल और एक कारपोरेट कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से भूमंडलीकरण ने पूरी दुनिया को कहने के लिए हम बड़े गर्व से कहते हैं ग्लोबल विलेज बना दिया, एक वैश्विक ग्राम बना दिया, सब कुछ एक जैसा हो गया, सब नजदीक आ गया, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि वो जो हमारी जो मूल भावना है, जो हमारी मूल संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। इन सब के पीछे जो मुझे लगता है कि एक बात जो महत्वपूर्ण है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, कि देखिए किसी भी सूचना, किसी भी विषय, जो आज मीडिया की जो विषय वस्तु है, मीडिया की जो सूचनाएं हैं जो आज हमारे पास पहुंच रही हैं, उनका सोर्स क्या है। देखिए हम कहते हैं कि जैसा बीज डालोगे वैसा ही पौधा, वैसी ही फसल आपको मिलेगी। अगर आपने जो है कड़वे बीज बोए तो कड़वा ही फल आपको प्राप्त होगा। ये हम वर्षों से सुनते हैं, अपने बुजुर्गों से सुनते हैं। और मीडिया के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो मैं ये आप सब बात, सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि हमारा न्यूज का सोर्स क्या है। जैसा सोर्स होगा वैसी ही सूचनाएं आएंगी, वैसी ही विषय वस्तु हमें प्राप्त होगी। अगर स्रोत पवित्र है तो सूचनाएं पवित्र होंगी, विषय वस्तु पवित्र होगी। अगर हमारा स्रोत पवित्र नहीं है, वही अपवित्रता से भरा हुआ है, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो सूचनाएं हैं, वो बहुत पवित्र होंगी, या समाज के लिए उपयोगी होंगी, या समाज में सकारात्मकता का संदेश लेकर आगे बढ़ेंगी। क्योंकि आज हमारे जो पत्रकारिता में तेजी से सोर्स बदले हैं, वो जो सोर्स बदले हैं, और सोर्स के कारण जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, वो सूचनाएं लगातार हमारे समाज में कठिनाइयां पैदा कर रही हैं, लगातार समाज में दिक्कतें पैदा कर रही हैं। और यही आप देखेंगे कि एक रिसर्च में कहा गया कि वर्ष 2000 के बाद से पिछले 2 दशकों में दुनिया में जितना सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है, इतना शायद पूरे पिछले 100 वर्षों में भी नहीं हुआ है। क्योंकि इन 2 दशकों में जो है सूचना क्रांति आई है, जिसको हम इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन हमने कहा, कि सूचना क्रांति आई है। मीडिया का, संचार माध्यमों का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है, और उस तेजी से विस्तार होने की वजह से हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इतने सारे प्लेटफॉर्म आज दुनिया में उपलब्ध हो गए हैं कि सूचनाओं का अंबार है, सूचनाओं का भंडार आज हमारे सामने है। और कई बार हम कहते हैं कि ओवरफ्लो हो रहा है, आदमी को कठिनाई पैदा कर रहा है कि इतनी सारी सूचनाएं कि कौन सी सूचना उसके लिए उपयोगी है, किसका उपयोग करे, किसको समझे, किसको सही माने, किसको गलत माने, किसका कैसे, किसके साथ ट्रीटमेंट करना है, उसको नहीं मालूम, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी भ्रमित हो गया। इतना एक तरह से बम्बारमेंट, जैसे कहते हैं बमबारी, सूचनाओं की बमबारी उसके ऊपर हो गई। पिछले 2 दशक में ये बमबारी बढ़ी है, और लोगों ने कहा कि सूचना क्रांति के चलते पिछले 2 दशक में जितना सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है, इतना पिछले 100 वर्षों में नहीं हुआ है। तो फिर दुनिया के सभी लोगों को एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब मतभेद हों या कभी ऐसा लगे कि दुनिया बढ़ रही है, तो आपसी विमर्श से लोग नजदीक आ जाते हैं। उनको पास में बैठाइए, उनसे बातचीत करने दीजिए उनको, तो शायद उनकी गलतफहमियां दूर होंगी और वो एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे और एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो जब सूचनाओं का इतना आदान प्रदान हो रहा है कि दुनिया के हर देश से हजारों लाखों की संख्या में सूचनाएं एक दूसरे तक जा रही हैं, तो एक दूसरे के बारे में जानने का ज्यादा अवसर हमें मिल रहा है, ज्यादा एक दूसरे के बारे में हमें समझ पैदा होनी चाहिए थी। तो ये इसमें ऐसा क्या हुआ कि समझ पैदा होने के बजाय दूरियां बढ़ने लगी, मतभेद बढ़ने लगे। और वो मतभेद एक बार हुआ कि हम कह रहे थे कि अब शायद हम देशों के बीच में युद्धों की कल्पना नहीं करेंगे, और हम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गए कि रूस और यूक्रेन क्या कर रहे हैं ये हमारे सामने है। अब तो लोग ये कहा करते थे कि अब तो युद्धों की बात होगी, लेकिन युद्ध शायद नहीं होगा, क्योंकि लोग इतने समझदार होते जा रहे हैं। लोग इतने, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय तक लोग इतने समझदार नहीं थे, लोग इनको जानते नहीं थे, लेकिन हम फिर वहीं आकर, इसका मतलब यह हुआ कि जिन सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ, उन सूचनाएं ने लोगों में मतभेद बढ़ाने का काम किया, लोगों में दूरी बढ़ाने का काम किया।
उन सूचनाओं में वो सूचनाएं नहीं थी जो लोगों को नजदीक ला सकती थी, जो लोगों को करीब ला सकती थी। वो सूचनाएं होती जो एक दूसरे को भड़का सकती थी, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकती थी, एक दूसरे के बीच में मतभेद पैदा कर सकती थी, जो एक दूसरे को लड़ा सकती थी। वो सारी सूचनाएं दुनिया के स्तर पर इस सूचना क्रांति के माध्यम से पहुंची और उसका परिणाम ये हुआ कि हम कहते थे कि हम मल्टीकल्चरल को बात करते हैं, बहुसंस्कृति बहुलतावादी संस्कृति में हम रहते हैं, और वो दुनिया के स्तर देशों के बीच में लड़वाने का काम भी किया और देश के स्तर पर अलग अलग राज्यों के बीच में, अलग अलग संस्कृति के बीच में, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग जातियों के बीच में भी उन्होंने टकराव पैदा करने का काम उन्होंने किया। तो इसका मतलब है कि हमें रिव्यू करने की आवश्यकता है, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि लोगों ने कहा कि सूचना क्रांति से दुनिया बदल जाएगी, लेकिन क्या दुनिया बदली? क्या दुनिया में सकारात्मक बदलाव आया? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक नकारात्मक बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। दुनिया में एक ऐसा बदलाव हमें दिखाई दे रहा है जो कि किसी के भी हित में नहीं, न मानवता के हित में है, न इंसानियत के हित में है, न किसी समाज के हित में है, न किसी देश के हित में है, किसी के भी हित में हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें लगातार मीडिया से इस बात का आग्रह करना होगा कि हमें अपने सूचनाओं के स्रोत बदलने चाहिए। अगर हमारा सूचनाओं का स्रोत थाना होगा तो वो क्राइम की खबरें ही निकाल कर देगा। अगर हमारे सूचनाओं का स्रोत वो संस्थान होंगे जो कि समाज में सकारात्मकता का संदेश दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो खबरें आएंगी वो सकारात्मकता की आएंगी। अगर हमारे स्रोत वो राजनीतिक दल या वो राजनीतिक संगठन या वो राजनीतिक होंगे जो लगातार समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि उनसे निकले हुए समाचार वो समाज को एकजुट करने का काम या लोगों को एक मंच पर या लोगों को करीब लाने का काम या एक समाधान देने का काम करेंगे। तो समाधान की वजह समस्याओं को पैदा काम करने, हम समस्याओं को पैदा करने की बात नहीं कर रहे हैं, समाधान देने की बात कर रहे हैं। और यहाँ उसके विपरीत समाधान तो दूर, हम समस्याओं को पैदा करने की बात कर रहे हैं। नई हर समय नई समस्या पैदा आती है, हर रोज एक मीडिया के माध्यम से नई समस्या हमें दिखाई देती है और फिर हम उसका समाधान ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर जिस मीडिया ने समस्या पैदा की है उसी मीडिया से हम अपेक्षा करने लगते हैं कि समाधान आपको देना है। अरे भाई, उसने तो समस्या पैदा की, उसकी दी हुई समस्या और समाधान क्यों देगा? क्योंकि उसका तो समस्या से ही उसका काम चल रहा है। देश में आपके अनेकों शिष्य काम कर रहे हैं। मैं बात पूरी कर लूं फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपने माखनलाल में पढ़ाया, तो क्या फिर यही सीखा लोगों ने कि नेगेटिविटी में ही जाए मीडिया? मैं आपको बात पूरी करके फिर बताता हूं। और हमने कभी भी ये बात नहीं कही कि नकारात्मक, हम लोग हमेशा से यही सीख देते रहे और यही शिक्षा देते रहे हैं। और मुझे इस बात को कहने में बहुत गर्व है कि हमारे जो तैयार किए हुए विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी आज यहाँ सभागार में भी मौजूद हैं, उन्होंने सकारात्मक पत्रकारिता की और आज भी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात करते हैं और ग्रामीण की, किसानों की, महिलाओं की, बच्चों के विकास की बात करते हैं। और कई बार जो सोकाल पत्रकार हैं जो किसी तरह से आगे बढ़ गए हैं और जो सोकाल सफल पत्रकार हैं, वो कई बार उनका मजाक उड़ाते हैं, कई बार उनके ऊपर व्यंग करते हैं और वो कई बार विचलित होते हैं और हम लोगों के पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि साहब ये गलत रास्ता तो नहीं आपने बता दिया हमें, हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। हम कहते नहीं, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, आप इंतजार कीजिए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और आप समाज को जो दे रहे हैं, देखिए मेरा एक और मानना है कि जब आप अपने बारे में सोचते हैं पत्रकार के रूप में, एक लेखक के रूप में, तो सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं और आपके बारे में सिर्फ आप ही सोच रहे होते हैं, समाज आपके बारे में नहीं सोच रहा होता है। और जब आप एक पत्रकार लेखक के रूप में समाज के बारे में सोच रहे होते हैं, आप पूरे समाज के हित की बात करते हैं, तो आपके हित के बारे में पूरा समाज सोच रहा होता है। आप कल्पना करिए कि आपका हित किसमें सबसे ज्यादा है। जब एक व्यक्ति आपके हित के बारे में सोचेगा तब आपका ज्यादा हित होगा, या जब सैकड़ों लोग आपके हित के बारे में सोचेंगे जब आपका हित ज्यादा होगा। जब सैकड़ों लोग आपके हित के बारे में सोचते हैं तो समाज भी आगे बढ़ता है और आप भी आगे बढ़ते हैं। और मुझे इस बात को कहने में गर्व है कि ये कोई मैं आदर्शवादी या मंच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये अपने अनुभव सिद्ध बात कर रहा हूं। मैंने इसको अनुभव किया है, इसलिए इस बात को कर रहा हूं। कोई किताबों में पढ़ी और कुछ तरह की बातें भी कर रहा हूं। तो इसलिए जिन विद्यार्थियों को हमने सिखाया और समझाया है, उन हमें गर्व है कहने में कोई विद्यार्थी आज भी अच्छा काम कर रहे हैं। वो बड़े बड़े संपादक हैं, बड़े बड़े अखबारों में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां भी वो तलाश करते हैं कि किस तरह से सकारात्मक पत्रकारिता की जा सकती है, समाज के दो लोगों का भी भला कर सकते हैं, तो वो करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पत्रकार मित्र का फोन आया कि बोले मेरा परिचित है, वो बहुत गरीब है और वो अस्पताल में बीमार है और उसके पास इलाज का पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं। और उसने फिर प्रयास किया कि उसने 2-3 अखबार के मित्रों से कहा कि उसकी खबरें बनाइए, लिखिए कि वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है लेकिन उसको इलाज की आवश्यकता है। और जब 3-4 समाचार पत्रों ने खबर लिखी वो,
तो निश्चित रूप से उसको कुछ राजनेताओं ने, कुछ प्रशासन के लोगों ने कहीं ना कहीं उनकी नजर गई और उन्होंने कहा कि आप इस प्रक्रिया का पालन करिए, आपकी हम मदद करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि आप अगर एक व्यक्ति की भी इस तरह से मदद कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी मदद है, और आपने एक व्यक्ति को जो है जीवन दिया, जीवन देने का बड़ा काम किया। तो लेकिन उसके बावजूद भी समाज है, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी चिंता, उनको समझाने का, उनको सतर्क करने का, उनको प्रेरित करने का काम हमें कहीं ना कहीं करना चाहिए। इसलिए मैं जिस बात पर जोर दे रहा था कि हमें समाचार के नए स्रोत तलाशने चाहिए, हमें पवित्र स्रोतों की तलाश करनी चाहिए, ऐसे स्रोतों की तलाश करनी चाहिए जो कि हमें सकारात्मक सूचनाएं दे सके, समाज की उपयोगी सूचनाएं दे सके, समाज में लोगों के कल्याण की जो आवश्यकताएं हैं। क्योंकि आज हम कहते हैं कि डिजिटल आ गया, इंटरनेट हो गया, इतना बदलाव हो गया, लेकिन उसके बाद भी जब मैं भोपाल में कुछ अच्छा ढूंढना चाहता हूं तो मुझे नेट पर नहीं मिलता है। तो ऐसी सूचना क्रांति का क्या फायदा जब हमें अपने दैनिक जीवन के लिए जो उपयोगी आवश्यकताओं, जो सूचनाएं हैं वो हमें नहीं मिल पा रही। तो इसलिए एक बड़ा जो मुद्दा होना चाहिए कि हम अखबार के लोगों को, मित्रों को, अपने साथियों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि अच्छी खबरों की तलाश करने के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। सतीश एलिया जी यहाँ मौजूद हैं, मेरी बात से सहमत होंगे। कई बार हम लोग व्यक्तिगत रूप में आपस में भी बातचीत करते रहते हैं इन मुद्दों पर कि हमें उन लोगों को ढूंढना होगा। आखिर आज इस बात की क्यों बहस चली हुई कि हमें सफलता की कहानियां प्रकाशित करनी चाहिए? जिन लोगों ने समाज में अच्छे काम किए हैं, अगर समाज में किसी ने एक धर्मशाला बनाने का काम किया है या किसी ने एक स्कूल निर्माण का काम किया है, तो वो उसका बड़ा फोटोग्राफ और बड़ा चित्र क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी में वो सोर्स नहीं है। हमारे लिए न्यूज का सोर्स क्या है? वो व्यक्ति है। वो व्यक्ति एक न्यूज सोर्स के रूप में हमारे लिए काम करता है, जिसने एक स्कूल का निर्माण किया जहां पर कम से कम 150 बच्चे पढ़ सकते हैं और अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हम उसका चित्र और उसकी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित नहीं करते। हमारे लिए एक वो छोटा सा, हल्का सा, छिछोरा सा, एक छोटा सा राजनेता हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जो कि प्रधानमंत्री पर आरोप लगा देता है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज सोर्स होता है, जिसकी खुद का व्यक्तित्व, खुद का चरित्र जिसका कहीं पता नहीं होता है वो क्या कर रहा है। और एक छोटा सा चरित्रहीन व्यक्ति जब एक बड़े व्यक्ति पर आरोप लगाता है और हम उसको छापते हैं, तो ये हमारी नैतिकता है। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि ये उचित है या अनुचित है। हमें ऐसा करना चाहिए। और हमें बड़ा आनंद आता है कई बार एक चरित्रहीन, एक चरित्रवान को चरित्रहीन बनाने की कोशिश करता है और हम बड़ा आनंद लेते हैं, क्योंकि उसका माध्यम